नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। सर्वदलीय बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है। राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में चर्चा की और सूत्र बता रहे हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। देश में सोशल इमरजेंसी के हालात हैं, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। दीपक चौरसिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आने वाले कुछ और दिन मुश्किल हो सकते हैं, लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री ने पहले लॉकडाउन के बाद बड़े कोशिश और जतन के बाद स्थितियों को नियंत्रण में किया है, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञों मुख्यमंत्रियों की यही राय है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए। इसी के चलते प्रधानमंत्री ने आज तमाम जो पार्टियां हैं, संसद के अंदर जो पार्टियां हैं, उनके नेताओं से बात की है और लगभग सभी ने एक मत से ये बात कही है कि इस लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के पिनाकी मिश्रा हो या कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद। प्रधानमंत्री ने सोशल इमरजेंसी की बात कहते हुए ये संकेत दिए हैं कि इस पर अंतिम फैसला मैं मुख्यमंत्रियों से बात लूंगा और मुख्यमंत्रियों से ये बातचीत 11 तारीख को 11 बजे होगी। यानी 11 तारीख को 11 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन कितना होगा, कितने समय के लिए होगा, क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की, जिसमें कहा गया था सोशल पैरामीटर्स को जांचने के बाद लॉकडाउन 40 से 50 दिन के बीच का होना चाहिए। ऐसे अलग अलग एक्सपर्ट राय दे रहे हैं। तो ये बात साफ है विद्या की लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन लॉकडाउन कितना बढ़ेगा 11 तारीख जी। लेकिन दीपक जी, लॉकडाउन में क्या जिस तरह की सख्ती अभी बढ़ती जा रही है उसी तरह की सख्ती होगी या कुछ छूट के साथ इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा? इसको लेकर कोई बात हुई है, कुछ चर्चा हुई है? दीपक जी, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे लेकर चलते हैं, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी। उससे संबंधित है, जिसमें कि फ्रंट लाइन वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में उनको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, एएनएम्स और साथ ही राज्य के जितने अधिकारीगण हैं, सिविल डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स, रेड क्रॉस सोसाइटी और जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उनको भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएगी। हमारा फोकस है कि कैसे हम लार्ज स्केल वर्कफोर्स बनाएं ताकि फ्लेक्सी टाइम और ऑन साइट बेसिस पर उन लोगों को हम ओरिएंट कर सकें। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सस्पेक्टेड या कन्फर्म्ड प्रेग्नेंट लेडीज से संबंधित फिजिशियंस के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एम्स के द्वारा वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि सस्पेक्टेड या कन्फर्म प्रेग्नेंट वुमेन अगर जो कोविड से रिलेटेड हैं उनको एंटीनेटल केयर और लेबर मैनेजमेंट के रिक्वायर्ड टेक्निकल गाइडेंस दी जाएगी। इससे साथ ही हम देखें कि भारतीय वायुसेना की तरफ से भी स्टेट गवर्नमेंट और एजेंसीज को लगातार सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसके तहत मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल इक्विपमेंट्स और पर्सनल को नोडल पॉइंट से एयरलिफ्ट कर पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे कि मणिपुर, नागालैंड और गैंगटॉक या यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पहुंचाया जा रहा है। आप सबको मालूम है कि कोविड के जितने केसेस होते हैं उसमें अराउंड 80% केसेस माइल्ड या वेरी माइल्ड सिम्टम्स से संबंधित होते हैं। उस स्थिति में कि कैसे हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें, उसके तहत जैसे कि मैंने कल आपको भी बताया था कि हमने अपने हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को क्लासीफाई करते हुए टेम्परेरी हॉस्पिटल्स के रूप में, जिसको हम कोविड केयर सेंटर्स बताते हैं, उसके तहत हम अपने इन जो लेस सिम्टम माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों को हैं उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जैसे होटल्स हैं, लॉजेज हैं, हॉस्टल्स हैं, ज़रूरत पड़े तो स्टेडियम्स को भी कैसे इस्तेमाल कर हम अपना फील्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें, उस गाइडलाइंस के तहत अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही हमने जो क्रिटिकल केसेस होते हैं या जो सीरियस केसेस होते हैं उनके लिए भी डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर्स और डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के बारे में भी अपना रिक्वायर्ड एक्शन स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम कर रहे हैं। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार में सीरीज ऑफ मेजर्स लिए जा रहे हैं।
जैसे जैसे देश में केसेस की संख्या बढ़ रही है, उसी के साथ ही हमारा जो रिस्पांस है वो भी उसी से कमेंसरेट रूप में हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी प्रिपेयर्डनेस भी उसी हिसाब से हम बढ़ाते जा रहे हैं। इस समय में, जैसे इससे पहले भी मैंने आपकी नॉलेज में लाया हूँ, इस समय में हमारी गाइडलाइंस के तहत, जैसे कि जो हमारा कंटेनमेंट प्लान है उसके तहत देशव्यापी हर जिले में कार्य हो रहा है। काफ़ी अधिकारीगण उस एक्शन प्लान के तहत एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि कैसे हम कोविड-19 की सिचुएशन को मैनेज कर सकें। आप लोगों की नॉलेज के लिए जैसे मैं लाना चाहूँगा कि पुणे सेंट्रल रीजन और कोंढवा रीजन में डोर टू डोर सर्वे करते हुए 35 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत जो टीम्स बनाई गई हैं वो पर्सन्स विद कोमॉर्बिडिटीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उनको भी चेक कर रहे हैं। साथ ही कोई अगर ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो, उस टाइप के लोगों का भी सर्वे करके उनको रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। इसी तरह से पत्तनमथिट्टा केरला में जो एक ज़िला है, वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर सर्विलेंस, साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए रिक्वायर्ड एफर्ट्स किए जा रहे हैं। एक मुख्य अंश वहाँ पर जो फोकस किया गया है, जो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि इस समय में जब हम ये सारा काम कर रहे हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वॉर रूम बनाया गया और साथ ही कैसे क्लस्टर्स और जो हाउस होल्ड्स अंडर क्वारंटाइन है उसके मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। और साथ ही जो हमारे लोग क्वारंटाइन या हॉस्पिटल में, उनको रिक्वायर्ड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इस संबंध में जैसे आप लोगों की नॉलेज में ऑलरेडी है कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज़ से डील कर रहे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ से डील करने में एक मुख्य अंश ये होता है कि अगर हमारी कहीं पर भी एक भी जगह पर फेलियर होती है तो वो हमारे ओवरऑल एफर्ट्स को हार्म पहुंचा सकती है। इसलिए जो भी हम एक्शन लें वह यूनिफॉर्म हो, वह एक 100% इंश्योर हो। उसके तहत हम सब आप लोगों के द्वारा फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज जिस सोशल डिस्टेंसिंग की, जिस लॉकडाउन की स्थिति में हम ये सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, उसमें काइंडली सब लोग हमें अपना सहयोग प्रोवाइड करें ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें। धन्यवाद। गृह मंत्रालय की तरफ से गृह मंत्रालय की तरफ से अपडेट ये है कि राज्य सरकारें लॉकडाउन के एनफोर्समेंट में लगी हुई हैं। हॉटस्पॉट्स में लॉकडाउन मेजर्स को राज्य सरकारों द्वारा और भी बढ़ा दिया गया है। पुलिस द्वारा निगरानी और भी इंटेंसिव हो रही है। खासकर इन लोकेलिटीज़ में कम्युनिटी लीडर्स की मदद से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मार्केट्स में, बाज़ारों में, बैंकों में ज़िला प्रशासनों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे एरिया मार्किंग और कई जगह पे बैरिकेडिंग। एसेंशियल कमोडिटीज़ और सर्विसेज की स्थिति संतोषजनक है। जैसे मैंने कल बताया था, क्योंकि संभावना है कि कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग अथवा होर्डिंग करें, होम सेक्रेटरी ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है कि वे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करें कि एसेंशियल गुड्स उपलब्ध रहें। राज्य सरकारें कई कदम उठा सकती हैं, जैसे कि फिक्सिंग ऑफ स्टॉक लिमिट्स, कैपिंग ऑफ प्राइसेस, डीलर्स के अकाउंट्स का इंस्पेक्शन इत्यादि। जैसे कि आपको पता होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसमें एक कंपोनेंट था बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। 3.5 करोड़ पंजीकृत बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सहायता देने के लिए राज्य सरकारों को आदेश दिया गया था कि वे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड यानी कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का उपयोग करें। इस कोष में लगभग 31,000 करोड़ की राशि उपलब्ध है। राज्य सरकारों ने इस निर्देश का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया है। 31 स्टेट्स और यूटीज ने 1,000 से लेकर 6,000 रुपए तक के कैश बेनिफिट्स अनाउंस किए हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा श्रमिकों को लगभग 3,000 करोड़ की राशि दी गई है। 29 लाख श्रमिकों को फूड रिलीफ भी दिया गया है। आशा है इन सब मेजर्स से हमारा लॉकडाउन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाएगा। धन्यवाद। आईसीएमआर की तरफ आज तक हमने 1,21,200। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि उन जगहों
को चिन्हित किया गया है जहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा सकती है, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो होटल्स हो, धर्मशाला हो। ऐसी जगहों पर लोगों को रखने की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि तमाम वो हॉटस्पॉट्स जो हैं, यानी कि वो जगह जहां पर कोरोना के ज्यादा मरीज हैं, ऐसे इलाकों में सख्ती ज्यादा रखी गई है। तमाम राज्य सरकारें जो हैं इसका पालन कर रही हैं और उन इलाकों को चिन्हित कर जहां कोरोना के मरीज हैं या कोरोना से संक्रमण का खतरा ज्यादा है, ऐसे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा पुख्ता की गई है, वहां पर निगरानी भी ज्यादा बढ़ाई गई है। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किस तरीके के संकेत दिए गए हैं। लॉकडाउन को बढ़ाने की बात की गई है। सर्वदलीय बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत पीएम की तरफ से दिए गए हैं। राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। देश में सोशल इमरजेंसी के हालात हैं, यह भी पीएम ने कहा। सरकार के लिए कड़े फैसले लेना जरूरी है। प्रधानमंत्री की तरफ से इस मीटिंग में इस बात का जिक्र हुआ। हर जिंदगी को बचाना सरकार की प्राथमिकता है, यह भी प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में कहा है। राज्य प्रशासन और जानकारों ने लॉकडाउन बढ़ाने के सुझाव दिए हैं। बैठक के बाद बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा की तरफ से यह जानकारी दी गई। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Jaslok Hospital and other hospitals, we've seen patients who have come to the hospital for something else are in fact coming in touch with medical staff, doctors, nurses at the hospital, and they're infecting them inadvertently with COVID-19. Later on, there is a realization that that patient was actually a carrier of COVID-19 but had come to the hospital for something else altogether. What is the government going to do to check such cases? Ma'am, as I have been mentioning, and I am sure all of us are aware, we are actually dealing with a very huge challenge. And this, the infectious disease which we are dealing with, it is not only putting India into a very tough situation. Across the world, we are facing this challenge right now. And this is a major area of concern for us, because in this particular infectious disease, not only people who are symptomatic, at times, though the percentage is less, but it has been noted that even asymptomatic person as carriers may also pass on infection. This challenge has to be basically focused in a manner where all of us ensure that the required social distancing measures are followed so that we don't end up passing infection. So we are looking for a major behavioral approach, behavioral change within our approaches of how we manage. Linked with that is the issue also that even at the hospital level, as has always been explaining, the focus on infection prevention and control. You had been asking me about this question, whether in certain cases some healthcare professionals have also got infected, and I had been telling that yes, minuscule portion has also been getting infected. Our major focus is to ensure that all such required infection prevention and control practices are followed in all the hospital, and that is why, if you would kindly see, in almost all my briefing I keep highlighting and emphasizing our focus on the training at the field level. Next online question. The ministry has maintained there is adequate availability of HCQ. Please specify the number as on today and share state-wise availability. Sir, let me assure you that the whole situation is being monitored at the highest level. In terms of the requirement of the country, linking it with the fact that how much is the requirement, the production as well as the API availability in the country, it is ensured that not only today, even in future, there will not be any lack of HCQ as and when needed. Let me also again reiterate and highlight, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि हमने HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन के जो प्रिस्क्रिप्शन है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के लिए रखाई इनवाइट की है, उसको बताया है आप लोगों को, और इसी के लिए साथ में ये भी कहा है कि इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा वो रजिस्टर्ड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर किया जाएगा. तो काइंडली ये एश्योर करें कि ओनली सेट ऑफ पीपल जिनके लिए हमने बताया है वो ही इसको इस्तेमाल करें, बिकॉज किसी भी दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं. एंड लेट मी तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने पर अभी जोर फिलहाल सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी जा रही थी. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे चिराग पासवान ने कहा है कि पीएम मोदी ने कहा है कि जो सुझाव मिल रहे हैं उसके मुताबिक लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए.
चिराग पासवान ने सर्वदलीय बैठक को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ 3.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं। चिराग जी, एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को लेकर क्या कहा। 14 अप्रैल के बाद क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या ख़त्म कर दिया जाएगा? नहीं, लॉकडाउन को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय आज की बैठक में नहीं लिया गया है, बट हाँ, सुझाव ज़रूर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए हैं। कुछ लोगों ने पार्शियल लॉकडाउन की पैरवी की है, तो कुछ लोगों ने कहा कि जिस तरीके से देशव्यापी लॉकडाउन अभी चल रहा है उसी तरीके से कंटिन्यू होना चाहिए। अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना ज़रूर कहा कि जितने भी सुझाव उनके पास आ रहे हैं, जो भी जानकारी उनके पास आ रही है, वो इस तरफ दर्शाता है कि लॉकडाउन को अभी हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए। बट बहरहाल तमाम राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाया है कि लॉकडाउन को लेकर अंतिम फैसला जो भी वो लेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी, तमाम राजनीतिक दलों ने भी इस बात को कहा कि पूरी मजबूती से प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। कई राज्यों ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर ये कहा है कि लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाए। आप भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे, आपने अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से क्या सुझाव दिया कि इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि कोरोना से निपटा जा सके? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया अपनी पार्टी की तरफ से कि लॉकडाउन जब भी हटे उसको फेज़ वाइज हटाने की ज़रूरत है। हम लोग को एक लंबे समय तक स्टेट्स की और डिस्ट्रिक्ट्स की सीमाओं को सील करके रखने की ज़रूरत है। इमीडिएट अगर मोबिलाइजेशन कर देंगे अक्रॉस कंट्री तो शायद वापस से वही भयावह परिस्थिति दोबारा उत्पन्न हो सकती है। और उसके बाद फेज़ वाइज लिफ्ट करते वक्त ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग अलग ट्रीटमेंट भी हम लोग को देने की ज़रूरत है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को पहले राहत दी जाए, तो वहीं शहरी इलाकों में अगर लंबे समय तक हम लोग मॉल्स और थिएटर्स को अगर बंद भी करके रखते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे किसी को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से ज़रूर ये आग्रह किया कि एकदम देशव्यापी लॉकडाउन को अगर हम लोग खोल देते हैं तो उससे परिस्थिति कहीं दोबारा भयावह ना बन जाए। तो उसके लिए फेज़ वाइज जब भी समाप्त करें, बट फेज़ वाइज उसको समाप्त करें। आखिरी सवाल सर, सभी राजनीतिक दलों के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या आम सहमति से ये फैसला लिया जा सकता है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए? और एक सवाल एमपी लैड को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है कि कंसल्ट नहीं किया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? एमपी लैड को लेकर कोई बहुत ज़्यादा नाराज़गी मुझे किसी भी पार्टी की तरफ से दर्ज होती हुई नहीं दिखी। बट हाँ, लोगों ने सुझाव ज़रूर दिए कि एमपी लैड की राशि अगर राज्यों को अगर डायरेक्ट दी जाए, ये कुछ राजनीतिक दलों ने सुझाव ज़रूर दिए। बट बहरहाल ये विश्वास पुनः और रिपीटेडली हर राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री जी को दिया है कि जो भी फैसला प्रधानमंत्री लेंगे देश हित में, हर उस फैसले के साथ हर राजनीतिक दल मजबूती से हमारे प्रधानमंत्री के साथ है। चलिए, प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेंगे उसके साथ सभी राजनीतिक दल उनका समर्थन करेंगे, लेकिन अभी जो इनपुट मिल रहा है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी आगे बढ़ाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो सर्वदलीय बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा हुई। बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। ज्यादातर सांसदों ने कहा अभी लॉकडाउन हटाना ठीक नहीं होगा, सभी राज्यों के सीएम से फीडबैक लिया जाएगा, सीएम से चर्चा के बाद होगा फीडबैक पर फैसला। और लॉकडाउन पर बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री का ये कहना था कि जो उनको फीडबैक आ रहा है उस हिसाब से शायद अभी लॉकडाउन लिफ्ट करना ठीक नहीं होगा, बट बाकी वो मुख्यमंत्रियों से बात करके राय बनाएंगे। लेकिन सर, उसके ऊपर कोई लॉजिक भी दी गई है? जिस तरीके से आप बता रहे थे कि इतना सफल रहा लॉकडाउन भारत में, अभी तो लॉकडाउन तो काफ़ी सफल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। तो लेकिन ये गेन जो हुए हैं, ये गेन लॉस में ना बदल जाए, तो इसकी वजह से लॉकडाउन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना मेरे हिसाब से ज़रूरी होगा। और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अब तक कम्युनिटी डिजीज़ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो ये बात अभी और 15-20 दिन इसी राह पे अगर हम लोग चले तब मेरे ख्याल से कुछ सेफ्टी रहेगी हमारी। तो सहमति इस बात पर सबकी लग रही है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि संकेत इस तरीके से हैं कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सकता है, यानी इसकी मियाद 14 तारीख से बढ़ाकर और आगे की जा सकती है। लॉकडाउन को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के 15 जिले सील होंगे। लखनऊ, शामली, बरेली, मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, महाराजगंज, सीतापुर को सील करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो 15 जिलों में बाकी जिले हैं, कानपुर, फिरोजाबाद, सहारनपुर, बस्ती भी सील किए जाएंगे।
जरूरी सामानों की होम डिलीवरी कराई जाएगी। सरकार ने इस बात का फैसला लिया है। दूध, सब्जी और दवाइयों जैसी जो जरूरी चीजें हैं उसकी होम डिलीवरी होगी। आपातकालीन स्थिति में भी मास्क लगाना जरूरी होगा। 15 अप्रैल तक 15 जिलों को सील करने का ये निर्णय लिया गया है। ये देखिए, अगर मैप के जरिए हम आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाएं तो ये वो 15 जिले हैं जिनको सील करने का फैसला लिया गया है। इन 15 जिलों में वो जगहें जो हॉटस्पॉट्स हैं, यानी कि जहां पर कोरोना के मामले ज्यादा हैं, उन जगहों को चिन्हित किया गया है और उन जगहों को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। अब इस सील का मतलब क्या है? आप अपने घर से किसी भी काम के लिए बाहर नहीं निकल सकते हैं। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। जो जरूरी चीजें हैं वो आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। यानी कि अब तक सब्जी लेने के लिए, राशन लेने के लिए, राशन की दुकान तक, सब्जी की दुकान तक, दूध की दुकान तक जो आप जा रहे थे, आप वहां भी इन 15 जिलों में नहीं जा पाएंगे। उन जगहों पर जिन जगहों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है, यानी कि जहां पर कोरोना के केस ज्यादा हैं और जिन इलाकों को पूरी तरीके से सील रखा जाएगा। प्रमुख सचिव के अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये भी आपको सुनवाते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह 11 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की है। टीम 11 के सभी अधिकारी वहां मौजूद थे। मुझे और डीजीपी साहब को और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है और हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि प्रदेश में आज की तारीख में कुल मिलाकर 343 कोरोना के पुष्ट केसेस हैं और उन 343 केसेस में 6 केस या 6 से ज़्यादा जो ज़िले हैं वो है आगरा, लखनऊ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, बस्ती, सहारनपुर, महाराजगंज और सीतापुर। इस तरह कुल मिलाकर 15 ज़िले होते हैं। इन 15 जिलों में जो हॉटस्पॉट्स डीएमएसपीज ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उन सभी हॉटस्पॉट्स पर जो है पूरी तरह से सख्ती की जाएगी और लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, वहाँ पर कोई भी जो है व्यक्ति जा नहीं पाएगा। ये निर्देश उन्होंने आज दिया है। उस कड़ी में उन्होंने डीजीपी साहब को और मुझे कहा है कि अभी 3 बजे बैठकर सभी डीएमएसपीज या पुलिस कमिश्नर्स के साथ उसके पूरा प्लान ऑफ एक्शन अभी तुरंत बना के शाम 5 बजे तक उसको सबमिट करें। इन लॉकडाउन के एरियाज़ में कारण यह है कि जहाँ जहाँ भी 100% लॉकडाउन किया है वहाँ तुरंत डिजीज़ का लोड जो है घटा है। कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग करके वहाँ पर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके क्वारंटाइन में भी भेज दिया गया है और कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी जगह का भी हो, वो आगे जो है डिजीज़ को बढ़ा नहीं पाया है। आगरा में इसको बहुत सफलतापूर्वक कुछ एरियाज़ में शुरुआत में किया गया था, उसके अच्छे रिजल्ट निकले थे। इसी कड़ी में जो है आज ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। इन 15 जिलों में केवल हॉटस्पॉट्स जो आइडेंटिफाई अभी होंगे उनको जो है लॉकडाउन में रखा जाएगा। इन हॉटस्पॉट्स को कैसे मैनेज किया जाएगा मैं चाहूँगा डीजीपी साहब इसमें ब्रीफ कर दें। कौन कौन सी सर्विसेज होंगी जो, और डीजीपी की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। जो एरियाज़ हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर काफ़ी संख्या में पाए गए हैं ऐसे केसेस और इसमें हमको बहुत ज़रूरी है इसका स्प्रेड रोकने के लिए कि उन हॉटस्पॉट्स से आवागमन हर दिशा में रोका जाए, न बाहर वाले वहाँ जाएं न अंदर वाले बाहर आएँ। तो इसलिए परफेक्ट क्लैम्प डाउन जैसा एसीएस साहब आपको बता रहे हैं हम इन्फोर्स करने जा रहे हैं। इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। पहली चीज़ एरिया आइडेंटिफिकेशन, उसको कैसे बंद किया जाएगा ये हम अभी इसी बैठक में तय करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वहाँ पर जो सर्विसेज कौन सी अलाउ की जाएंगी, तो ये तय हो गया है कि कोई आदमी बाहर आकर के सर्विसेज नहीं अवेल करेगा। जो भी आवश्यकताएं होंगी उनको डोर स्टेप पे पहुँचाई जाएंगी। तो वो सिविल सप्लाईज़ वाले उस चीज़ को करेंगे। जहाँ तक पुलिस का है, पहले तो सैनिटेशन, हम सबसे पहले फायर सर्विस की अन्य गाड़ियों को लगा करके उस एरिया को सैनिटाइज़ करेंगे। फिर वहाँ पर एंट्री रोकने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो बैरियर्स लगाएंगे और उसके पश्चात उस पर जो 112 सर्विस है हमारी या जो पुलिस पेट्रोल्स हैं उनको लगा करके इसको हम हर दशा में इंश्योर करेंगे। वहाँ पर मजिस्ट्रेट और जो पुलिस ऑफिसर हैं वो बराबर दौरा करते रहेंगे और देखेंगे कि इसका कंप्लीट पालन किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? जैसा अभी बताया गया कि लोगों के बाहर निकलने से इसके स्प्रेड का डर है
और लोग इम्प्यूनिटी के साथ निकल रहे हैं। बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करने के लिए उनको बताया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है। फर्दर स्प्रेड को रोकने के लिए हमको ये कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। इसमें जैसे पेट्रोल है या और सर्विसेज हैं, उसको कैसे इंश्योर करेंगे या उसको भी रोका जाएगा? देखिए, ऐसा है कि पेट्रोल तो चूंकि गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं तो पेट्रोल की कोई नेसेसिटी नहीं है। अलबत्ता दवाई या इस तरह की कोई नेसेसिटीज़ हैं खाने पीने के सामान की है, तो वहाँ पर डोर स्टेप डिलीवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बड़े फैसले को लेकर एक बात आप समझ लीजिए कि एक जिले में कई इलाके हॉटस्पॉट हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा जिला जो है वो हॉटस्पॉट हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पूरे का पूरा जिला भी हॉटस्पॉट हो। तो उन इलाकों को ही सील किया जाएगा। इन 15 जिलों में जरूरत पड़ी तो पूरे इलाके को सील किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो किसी जिले के कुछ इलाकों को पूरी तरीके से सील किया जाएगा। इसको चिन्हित कर लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।